सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सियासी मैदान में हम देखते हैं रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई बयानबाजी चल रही होती है, लेकिन आज का दिन यूँ भी अहम था कि आज इवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आना था और उस हवाले से कि सज़ा मुअत्तल की गई थी उस पर नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। और यकीनन नून लीग के लिए, खुद नवाज शरीफ साहब के लिए, मरियम नवाज और कैप्टन टाइट सफदर के लिए अच्छी खबर है कि उस फैसले को बरकरार रखा गया है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था सज़ा मुअत्तली के हवाले से। और कुछ रिमार्क्स आपको बता दें कि ज़ाहिर एक मुकालमा हुआ नैब प्रोसिक्यूटर से चीफ जस्टिस का, तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर ज़मानत खारिज की जा सकती है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शवाहिद के मुताबिक सज़ा भी नहीं बनती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने ज़मानत देने का अपना इख्तियार वापस इस्तेमाल किया, इसलिए ज़मानत की दरख्वास्त में केस के मेरिट पर नहीं जाया जाता, ये नैब की जानिब से कहा गया। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर हम ज़मानत को मनसूख कर दें। हाई कोर्ट ने नामसाद हालात के बगैर ज़मानत दी है, ये नैब प्रोसिक्यूटर कहना है, और नैब के रास्ते में मुश्किल क्या है जबकि ज़मानत का हुक्म अबूरी है। नैब का कानून खुसूसी कानून है और खुसूसी हालात में ज़मानत हो सकती है। ये तमाम तर मुकालमा था जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। मेहमान तारुफ करवा देते हैं, राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं और सीमा अनवार हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब, अच्छी खबर है ज़ाहिर है आप लोगों के लिए, सज़ा मुअत्तली जो है उसको बरकरार रखा गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी भी जेल में हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ ये बातें करती हुई नजर आती है कि 2 माह में बाहर होंगे नवाज शरीफ साहब। क्या कहना क्या है आपका? नून लीग कितनी पुरुम्मीद है इस हवाले से? जी राना अरशद, गालिबन आवाज़ नहीं पहुंच रही राना अरशद साहब के पास। मैं सीमा अनवार साहिबा से गुफ्तगू आगाज़ करती हूँ। सीमा अनवार साहिबा, ये बताइएगा कि सज़ा मौत के खिलाफ नैब की जो अपील थी उसको तो खारिज कर दिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया है, किस तरह देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को? ठीक है जनाब, तो ज़ाहिर उस पर फिर रद्दअमल भी सामने आना शुरू हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब की वजह से दहशतगर्दी में कमी आई और तमाम तरह ऑपरेशन जो कि नून लीग की हुकूमत में जारी किए गए थे, शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि अगला मरहला अब नवाज शरीफ की दूसरी पटिशन पर है जो कि फैसला अभी आना बाकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौजी अदालतों में तोसी पर हुकूमत से राबिता किया, अगर हुकूमत ने हमसे राबिता किया तो फिर हम सोचो विचार करेंगे। ज़ाहिर ये मामला भी आज कौमी असम्बली में ज़ेर बहस आएगा। और उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ ने हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों के क़याम का फ़ैसला किया था, ये फ़ौजी अदालतों ज़रब-ए-अज़्ब रद्दुल फ़साद की वजह से दहशत गर्दी का खात्मा किया गया। उन्होंने भी कहा कि मिलिट्री कोर्ट जो बनी उसका खौफ भी पैदा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी जो उन्होंने उसके बाद अपने रद्दअमल के तौर पर दी। राना अरशद साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। राना अरशद साहब, ज़ाहिर एक अच्छी खबर है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। एक दूसरी पटिशन भी है जो कि अभी उसका फैसला भी आना बाकी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं। नून लीग का क्या रद्दअमल है इस फैसले पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत से और सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक के सदक़े हमें तवक्को थी पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया से इंसाफ की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारा मौक़िफ़ था अल्लाह ताला ने हमें उसमें फ़तह दी है। हम अदालत आलिया के इस फ़ैसले पर तमाम जजेस के और 22 करोड़ आवाम की दुआओं के हम मशकूर हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं, तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप, हर फ़र्द के लिए जो आइन की बालादस्ती के मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो आते हैं, आने भी चाहिए। और जैसे हमने पहले भी अदलिया के तमाम फ़ैसलों का एहतराम किया, वो 28 जुलाई 2017 वाला था जब मियां नवाशी साहब
बतौर प्राइम मिनिस्टर मानते तो नहीं है, लेकिन आप लोग डीसीट हुए, जो खिलाफ उसके बाद राना शाह साहब आप लोग खुद नहीं हम ऑन करते हैं समिया, करप्शन साबित नहीं की, हम इन फैसलों को नहीं मानते। समिया जी 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 मैं अर्ज करता हूँ, जो आप फरमा रही हैं सो हमारा मौक़िफ़ की आज भी तायद हुई है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई जमानत ली थी और सज़ा को मुअत्तल किया था, क्योंकि नैब और उनकी प्रोसिक्यूशन हमारे खिलाफ कोई एविडेंस साबित नहीं कर सके थे। सो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी उसी फैसले को ऑन किया है और तफसीली फैसला इंशाल्लाह उन्होंने तफसील के साथ दिया है और इंशाल्लाह रिटर्न भी आ रहा है। सो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हमारा पॉइंट था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब अता की है। चलें, सीमा अनवर साहिबा, हुकूमत किस तरह से ले रही है इस फैसले को? ज़ाहिर वो अपील तो खारिज हो गई, एक और पटिशन है, नवाज शरीफ साहब जेल में है, पीपल्स पार्टी कहती है जल्दी जेल से बाहर होंगे, 2 ही महीने की बात है। देखिए, पहली बात तो समझिए ये है कि हमने हमेशा अदालतों पर एतमाद भी किया है, उनको अप्रिशिएट भी किया है और उनके हर फैसले को खुशाइन भी किया है। मसला ये है कि वही बात जो अभी आपने की है, जब इनकी फेवर में कोई फैसला आ जाता है फिर कहते हैं हम अदलिया को सलाम करते हैं, हम अदलिया के फैसलों को मंजूर करते हैं। जब इनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है फिर ये अदलिया को गालियाँ भी दे रहे होते हैं इनके वर्कर, और ख़ुद भी खड़े होकर बाहर एक और अदालत लगा रहे होते हैं। तो गलत तरीका है। अदलिया को अगर आज आपने वेलकम किया है, उनको सलाम किया है, तो अपनी बात पर कायम रहिए। आगे भी जो फैसले होंगे प्लीज़ ये इनसे लिखवा लें कि आगे भी उनको वेलकम करें। हमारी तरफ से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखिए सज़ा तो उनकी कायम है, फ़िलहाल तो उनको जो है वो जुर्माना उनको पे करना चाहिए। हमारी अलीमा खान की जब बात आती है तो फिर तो ये बड़ा शोर मचाते हैं, हालांकि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। तो मुझे इनसे पूछकर ये बता दीजिए कि ये जुर्माना जो अदालत ने इनको पर आयद किया है वो क्यों नहीं अदा कर रहे? कभी इस अदालत चले जाते हैं, कभी उस अदालत चले जाते हैं, वो डिले टैक्स इस्तेमाल कर करके कि किसी तरह ये जुर्माना जो है ये भी हमें अदा ना करना पड़े। चलें ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अलीमा खान की आपने खुद ही बात कर दी, ज़ाहिर है हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। बेनामी जायदादों का मामला है, पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क की जायदादों का मामला। एक और जायदाद जब अलीमा खान सामने आई और ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म की हमशीरा हैं, तो अलीमा खान आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। पहले ज़रा उनकी गुफ्तगू दिखाते हैं आपको, उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर बात करेंगे। वेल स्टेटमेंट चेक करना, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया, और जब खातून काम करती हैं तो उसका हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, मशीनों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, आप ज़रा चेक करें आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान में, और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। इमरान खान की जानिब से नहीं आएगा, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है, आपको पता है, सब डिक्लेयर्ड है। नई जायदाद नहीं है, किसने कहा था? छुपाई तो नहीं हुई थी ना। चलें, ये अच्छी बात है कि अलीमा खान साहबा ने ये नहीं कहा कि मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, दुनिया में तो क्या ही मेरी जायदाद होगी। उन्होंने एतराफ़ कर लिया, उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी जायदाद है, मैंने न्यू जर्सी में भी अपार्टमेंट ख़रीदा है, मेरी वहाँ पर भी जायदाद है। उन्होंने कहा जो न्यू जर्सी में मैंने जायदाद ख़रीदी है वो अमेरिकन एक बैंक से लोन लिया गया था जिसके तहत मैंने ख़रीदी है। उन्होंने कहा मेरा ज़ाहिर है 20 साल मैंने काम किया है, और वो तमाम तर काम जो किया है वो ज़ाहिर कानूनी हमारी आमदन थी, मेरे खाविन के असासे थे जिसके ज़रिए मैंने ये तमाम तर जायदाद बनाई है। उन्होंने कहा कि 20 साल से मैं ज़ाहिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से मुंसलिक हूँ, और वो सिलाई मशीनों का सारा काम था और उससे हमारी आमदन हुई है, और वो मैंने मनी ट्रेल भी दे दी है। राना शाह साहब, मनी ट्रेल भी जमा करवाई जा रही है जो कि कभी आप लोगों की जाने से जमा नहीं करवाई गई, और वो एक्सेप्ट भी कर रही हैं। ये नहीं कि वो बार बार मुकर जाएं कि नहीं मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं थी, ये कहाँ से आ गई जायदाद। वो मान रही हैं जायदाद है, मैंने ख़रीदी है, इतने पैसे दिए हैं, इतना लोन लिया है। फिर एतराज़ किस चीज़ का है आप लोगों को? समिया, इशू ये है कि काश जब प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर ये इल्ज़ामात लगते थे तो वो तो बतौर प्राइम मिनिस्टर भी GIT में शामिल होते थे और एहतसाब कोर्ट हाजिर होते थे। ठीक है। आज इमरान खान साहब जो हैं उनको तो ऑनर महसूस करना चाहिए था कि अगर उन पर कोई इल्ज़ाम है तो वो बिल्कुल पार्लियामेंट में भी कौम से खिताब करते और ये बात अलीमा खान की हो रही है, PTV पर भी खिताब करते और अपनी
जी मैं भी ये अर्ज कर रहा हूं, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं। मियां नवाज शरीफ साहब पर भी उनके बच्चों के एहसासों के इल्जाम जो थे उसकी ही क्लियरेंस उन्होंने दी थी। और फिर तो अलीमा बीबी जो आज फरमा रही हैं, काश वो 2017-18 के अपने असासाजात में अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करती। हाँ, अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2,94,00,000 अलीमा बीबी को फाइन किया था, अब आज तक वो भी जमा नहीं हुआ। सिर्फ 73 लाख जमा हुआ है। वायलेशन है। अगर अलीमा बीबी बेगना है तो बिल्कुल उनको ये फाइन नहीं होना चाहिए था। और जो 73 लाख उन्होंने पे किया है, पे करने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल प्रॉपर्टी उनकी चले वो कसूरवार हैं या नहीं है, लेकिन मनी ट्रेल तो दिए ना उन्होंने एक्सेप्ट तो किया है ना कि उनकी जायदादें हैं। अलीमा बीबी, मुझे सुमैया ये नहीं समझ आती कि कौम को ये क्या बेवकूफ बनाने की क्या तरकीबें लड़ाते हैं। ये नहीं कि इन्होंने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इज इक्वल टू अलीमा। मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो थे वो तो पाकिस्तान को खा गए, एक मुल्क के वजीर आजम थे, उनकी प्रॉपर्टी को इक्वल करें अलीमा खान से जो ना पार्लियामेंटेरियन थी, ना वो इस हुकूमत का कोई हिस्सा था, सीमा डिफेंड कर रही हैं होता था, एक प्राइवेट खातून पर्सनली काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है अलीमा खान, मनी ट्रेल दी उन्होंने, उनसे पूछा जा रहा है कि आपने जायदादें कैसे बनाई हैं, आप डिफेंड कर रही हैं उन्हें टोटली। और देखिए सबसे नहीं सीमा साहब आप डिफेंड करेंगे, बताएं ना पहले समिया ये जुर्माना क्यों पे कर रही है? अगर बर वक्त इन्होंने डिक्लेरेशन दी थी और इन्होंने एफपीआर के टैक्सेस पे किए थे तो फिर फाइन इनको क्यों हुआ? और जब फाइन हो गया है तो इन्होंने 2,94,00,000 जमा कराना था, इन्होंने सिर्फ 73 लाख जमा कराया है। बाकी के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली है उन्होंने। ये जो चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था, मैं समझता हूं कि अदालतों के फैसलों की ये तहीन कर रहे हैं। मेरे भाई आपने तो 1 रुपया पे नहीं किया और आपके ऊपर इतने अरबों रुपए का हुकूमत ने कहा है कि जो फरमा रही हैं अदालतों की तरफ से पे करना है। जो न्यू जर्सी की इनकी प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स जो हैं, वो 2017-18 के जो इनकी डिक्लेरेशन थी उसमें क्यों छुपाए गए? अगर वो 2004 से ही इनकी प्रॉपर्टी थी तो आप लोगों की हुकूमत रही ना 5 साल, क्या किया आपने? आप लोग करते ना कोई एक्शन लेते, बातें करने से क्या होगा टेलीविजन पे? आप कोई कानून इख्तियार करते जब आप लोग हुकूमत में थे। नहीं राना अर्शद साहब, आप लोग तो हुकूमत में रहे ना 5 साल, आपने क्यों नहीं किया कुछ भी? अदारों को अपना रोल अदालतों इदारे तो अपना रोल अदा कर रहे हैं ना। कुछ फर्ज सियासतदानों का भी होता है ना, हुकूमती अहदेदारों का भी होता है जो हुकूमत में होते हैं। जब आप लोग हुकूमत में थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया इनके खिलाफ? तो रोल है जो आप आज जेल में बैठे हुए हैं। समिया मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो न्यू जर्सी की प्रॉपर्टी है, काश आज ये कौन कहता है कि नैब सिर्फ जो हुकूमती एहलकार उनको पकड़ती है? नैब तो जो आम बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स हैं, जो समझता हूं कि मजदूरों तक के घरों तक तो पहुंच जाती है। ये कैसे पैरामीटर्स हैं कि जो सिर्फ अपोजिशन पर फिट होते हैं? सीमा साहिबा, बात तो ये सच है ना कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आप लोग डिफेंड करते हैं अपने लोगों को बैठ के कि जी जो हमारे लिए है वो ठीक है। दूसरी बात ये आप लोग तो इसी बात पर वोट लेकर आए थे ना कि एहतसाब। देखें एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन का क्यों है? यहाँ पर सिर्फ सियासतदान को करप्ट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इदारों में लोग हैं जो करप्ट हैं। यहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं पाकिस्तानी जिनकी जायदादें हैं बैरून मुल्क। अभी तक काम क्या हुआ है? कितने पैसे वापस लाए हैं हुकूमत ने? कितनी रकम वापस आ गई है बाहर से? सुमैया मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब वो अपना स्टांस बयान करते हैं उसके बाद मुकम्मल मेरा सुने। हाँ जब मेरी बात होती है तो मेरी बात पर भी वही जवाब दे रहे हो। नहीं आप अपनी बात उनको प्लीज इस वक्त उनसे कहें कि अपने बारी पर बोलें जी। अच्छा, अब बात ये है कि ये जब बात करते हैं कि जी आपको नहीं पकड़ा गया, हमें पकड़ा गया है। पिछले दिनों नैब के चेयरमैन ने तमाम सहाफियों को बुलाया है और उनको ये बताया है कि जी आप जो ये बार बार बात करें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है और उनको नहीं पकड़ा जा रहा, उसका ये जवाब है कि जो हुकूमत का हिस्सा होते हैं उनको पकड़ा भी जाता है, उनको जेल में भी डाला जाता है, उन पर तमाम कार्रवाई होती है। लेकिन जो पहले हुकूमत का हिस्सा नहीं होते लोग,
उन पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और टाइम आने पर उनको बुलाया भी जाता है, टाइम आने पर उनको सजा भी जाती है, मगर ये नहीं होता कि जो ही उसका क्वेश्चन आ जाए तो उनको जेल कर दिया जाए। तो ये जो हुकूमत का हिस्सा रहते हैं लोग, जो हुकूमत को खाते पीते हैं, उनके लिए वज़ीर आज़म की तौहीन हो गई। तो देखें, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुकम्मल तौर पर अदालतों को अलावा तमाम इदारों को मुकम्मल आजाद किया गया। मुझे ये बताइए कि 400, सुमैया मेरी पूरी बात सुनिए, 440 रेफरेंस ऐसे थे नैब में पड़े हुए बंद अलमारियों में जो हमारी हुकूमत में आकर खोले गए हैं। 440 रेफरेंस जो इनकी हुकूमतों में बंद अलमारियों में पड़े हुए थे। क्या वजह थी, क्यों नहीं उनको खोला गया था? हमारी हुकूमत में आकर क्यों खोले गए हैं वो? उसमें हमारे भी इवन लीडर मौजूद हैं। हमने इसलिए कि अदालतों को बहाल किया, तमाम इदारों को हमने बहाल करने के बाद उनको मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार किया है। हमारा किसी इदारे पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और इसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने ये अलीमा खान की है। अगर हमारा उन पर इन्फ्लुएंस होता तो क्या हम उनका नाम आने देते? हम उनका नाम भी ना आने देते और चुप करके बात उड़ा ली जाती। ऐसा कुछ नहीं है। इदारे मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हैं। जिनको महसूस करते हैं कि पकड़ना है उनको जेलों में भी डाला जाता है, उनको पकड़ा भी जाता है। हम मुकम्मल तौर पर हर इदारे पर इत्मीनान करते हैं। अभी ऐसा कहाँ हुआ है? अभी तो डिफेंड कर रहे हैं आप लोग बैठकर अलीमा खान को हर जगह। अभी आप लोगों ने ऐसे कहाँ कोई बात समिया, आप देखें, फिर वही बात मैंने आपको अर्ज की है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। सिर्फ उन पर क्या एलिगेशन था कि उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया। टैक्स की मद में उनको जो जुर्माना हुआ वो उन्होंने पे किया। मुझे ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ का इतना जुर्माना है कि उसका 1 रुपया भी अदा किया? प्राइम मिनिस्टर होकर उन्होंने कोई रुपया अदा नहीं किया अभी तक। ये क्यों नहीं अदा करते? ये बजाय इसके कि अपने आप को क्लियर करें, ये हमेशा दूसरे पर कीचड़ उछाल देते हैं, दूसरे को फंसाने की कोलिए दूसरों के पे कीचड़ उछाल देते हैं। अपने आप को इन्होंने डिफेंड करना। भाई आप अपने जवाब दें हैं। सीमा साहब, माफी के साथ मैं तो देखती हूं आप सब लोग एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपने करते हैं, लेकिन जो मसाइल है ना आवाम के, उस पर आप लोगों की कोई तवज्जो नहीं होती। जरा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कराची की सियासत पर और कराची में ताजिरों के मसाइल हैं, आवाम के मसाइल हैं, उस पर जरा हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध का मुआहद संभाल लिया है। कुछ शेड्यूल जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है फवाद चौधरी, वो भी कराची आ रहे हैं। 15 तारीख को वज़ीर इत्तलात आएंगे और 25 तारीख बताया जा रहा है 25 जनवरी को कि वज़ीर आज़म सिंध का और कराची का दौरा करेंगे और दीगर इत्तेहादियों और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। ज़ाहिर है आम मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ दावत कर रही है, ख़ासतौर पर फवाद चौधरी, कि पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो चुकी है। ज़ाहिर ECL में नाम का मामला था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि ECL से बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर सिंध का नाम निकाला जाए, लेकिन अभी तक इनके 2-3 इजलास हो चुके हैं वफाकी काबीना के, लेकिन ये फैसला मौखर किया गया है इस फैसले पर कि जब तहरीरी और तफसीली फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो फिर हम जो है वो नाम निकाल देंगे। JIT पर भी बरहमी का इज़हार किया था चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने ये कहा था कि बिलावल भुट्टो का JIT में क्यों नाम डाला गया है, उनका इस मामले में क्या रोल है। अभी तमाम तर मामलात हैं। अब से कुछ रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी कराची के ताजिरों से मुलाकात की। 23 जनवरी का कहा गया है कि मिनी बजट भी आने जा रहा है। बहुत सारे मामलात हैं। ज़ाहिर है कराची की मार्केट के लिए, ताजिर बरादरी के लिए, और कल ताजिर यानी कि जिस दिन मुलाकात हुई ताजिर बरादरी ने खासी बरहमी का भी इज़हार किया। उनका टैक्स का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। गैस फराहमी की वजह से ज़ाहिर है इतने दिन तक यानी कि 14 रोज़ तक जो सनतें थी वो बंद रहीं, जिसकी वजह से खासा नुकसान हो चुका है। कारोबारी तबका जो है वो खासा परेशान नज़र आता है कराची में, और जो सियासी मसाइल हैं वो भी अपनी जगह हैं। सीमा अनवार साहिबा, ये कहना कि नून लीग की सियासत भी ख़त्म हो चुकी है और पीपल्स पार्टी की सियासत भी ख़त्म हो चुकी है, क्या आप लोग एक सेकुलर निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, ऐसे निज़ाम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होगी, उसी की सियासत होगी, बाकी पार्टीज़ नहीं होंगी? अगर इस तरह की कोई सियासी माहौल होता है तो ख़ुद आपके लिए कितनी मुश्किल होगी? इस तरह की बातें की क्यों जा रही हैं? देखें, मैं आपको अपनी ओपिनियन बताती हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है कि जितनी भी पार्टीज पाकिस्तान में होंगी वो जमहूरी अमल होगा, बेहतर तरीके से होगा, मगर उन पार्टीज को फिल्टर करने की ज़रूरत है। हम ये कभी भी नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी की या नून लीग की क़यादत जो है वो तो यकीनन ख़राब है ही,
कि इनका मुस्तकबिल भी खत्म हो चुका है। मैं ये कहूंगी कि फवाद चौधरी साहब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन रोज चेंज करने की जरूरत है। जी जी, मैं उनका मकसद वही होता है, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मकसद ये होता है कि पीपल्स पार्टी को अपने लीडर चेंज करने की जरूरत है, अपने लीडर नून लीग को भी चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज ये करप्ट तरीन दोनों जमातों के लीडरान हैं और इन पर जितने एलिगेशन है। देखिए सिंध में क्यों महाज हम खोल रहे हैं, क्योंकि सिंध की सियासत अब तक पीपल्स पार्टी के हाथ में थी और आपको पता है कि मुझे लेकिन खुद चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का नाम आप लोगों ने जीआईटी में क्यों डाल दिया? आप क्यों वजीर आला को सिंध के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने सबका नाम उठा के 175 लोगों का आपने ईसीएल में डाल दिया, ये मजाक बनाया हुआ है, ईसीएल से नाम निकालें। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। सुमैया देखें, चीफ जस्टिस साहब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होंगे, मगर एक बात थोड़ा सा सोचिए कि मुराद अली शाह जिस तरह बेनाम अकाउंट्स के हवाले से भी जाने पहचानी शख्सियत बन चुके हैं, इसके अलावा जरदारी के अकाउंट्स और जरदारी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, वो तमाम एलिगेशन में मुराद अली शाह का हाथ जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक निकल चुका है। तो जाहिर बात है कि उनका नाम ईसीएल में अगर नहीं चलेगा तो फिर वही इसहाक डार वाली कहानी रिपीट होगी कि कल को वो भी नहीं। लेकिन अभी आप लोग मौखर कर रहे हैं, पछता रहे होंगे कि खुद काबीना की जानिब से कहा गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आएगा निकाल देंगे आप लोग ईसीएल से नाम। नहीं निकाला नहीं है, नहीं निकाल देंगे ना, नहीं निकालेंगे नहीं, मगर अभी निकालेंगे नहीं बिल्कुल, इसलिए कि मैं आपको अर्ज तो कर रही हूं कि अगर इसहाक डार मुल्क से बाहर निकल जा सकते, नून लीग को मुझे बता दें, ये बैठे में राना साहब, इनसे कहें इतनी जुर्रत तो पैदा करें कि इसहाक डार को ही वापस ले आए। नहीं लाएंगे, इसलिए कि जितने भी ये खाते पीते डकार मार के लंदन या दुबई जाके बैठ जाते हैं तो उसका क्या हाल है। तो ये थोड़ा सा हमें बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जाता है जी उसका क्या कसूर था, वो तो 1 साल का था। बात ये है कि 1 साल का तो वो हसन और हुसैन नवाज के बारे में भी यही कहा जाता है। तो इन्होंने कहाँ से इतनी प्रॉपर्टीज बना ली है 1 साल में? अगर इनके आमदन से जायद असासे इनके नाम पर हैं तो जीआईटी शक तो करेगी, हुकूमत का काम तो इन्वेस्टिगेशन है, इदारों का भी है। तो ये नहीं हो सकता। सिंध के मसाइल को निकालने का मसाइल से हल सिर्फ वाहिद ये मसाइल तो हल होना बहुत जरूरी है, लेकिन जाहिर है कानून साजी भी होना बहुत, कानून साजी हमें कहीं होती हुई नजर नहीं आती। जाहिर है हुकूमत भी अपनी मसाइल में उलझी हुई है और अपोजिशन, कभी कोई मामला होता है कभी कोई मामला होता है। शायद वही बात है जो हम बार बार कहते हैं टेलीविजन पर कि हुकूमत को अपोजिशन को साथ लेकर चलना होगा, तभी कानून साजी अमल में लाई जा सकेगी। जरा इस पर आप अपना टेक दे दें सीमा अनवार साहब, पे मैं राना अशरफ साहब का मौक़िफ़ लेती हूँ। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया था कि पीएसी में जो हुआ पब्लिक अकाउंट कमेटी में, अगर हम उनका नाम नवाज शरीफ का जो है, शहबाज शरीफ का जो है वो रिफ्यूज़ कर रहे थे तो आपने देखा वो वॉकआउट कर जाते थे, वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते थे, वो किसी कानूनी कार्रवाई में हिस्सा नहीं डालना चाहते थे। सेम वही कुछ आज आपने पंजाब असम्बली में देख लिया। दैट्स वाई खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन दोबारा होंगे, जिसको जो है वो नेगेटिव वे से इन्होंने कहा जी इनकी तो हुकूमत ही फेल है, इन्होंने तो खुद ही कह दिया कि जी इलेक्शन जो है वो हुकूमत 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती। खान साहब ने इसीलिए कहा था कि इस दफ़ा अगर इलेक्शन होता है तो क्लीन स्वीप होगा, फिर ये शायद हमारी हुकूमत में हिस्सा डाल ही ना सके। कितना क्लीन स्वीप, मैं आगे आगे बात करूंगी। राना शाह पर टेक ले लूं, फिर जरा कराची की सतह वापस भी आएंगे। कराची में आप लोग किस तरह गेम तो बहुत मुख्तलिफ है। राना शाह साहब क्विकली दे दें अपना टेक, पर मुझे ब्रेक लेना है। जी जी समिया, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो स्पेशल कमेटी इन्होंने बनाई हुई है 1 के नाम से पंजाब असम्बली के अंदर, वो बिल्कुल गैर आईनी है। ठीक है, अब देखें 5 माह गुजर गए हैं, ये कैसी अनारी टीम है, ये कैसी सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर की अनारी टीम। और ये अगर आप देखेंगी तो मादरत से तमाम माजी का जो वो दत्कारे हुए लोग हैं, जो हर वक्त बैंकों को लूटने वाले नैबजदगान, वो एक चोरों की बारात है जिसके सरबराह न्याजी साहब हैं। ऐन साजी की तरफ इनकी तवज्जो नहीं। राना साहब ये इल्जाम बाजी से मसला हल नहीं होगा, यहाँ पर कसूर किसका है इस बात पर फोकस करना जरूरी है। ब्रेक में ले लूं, इल्जाम तराशी और सियासत तो आप लोग बहुत देते हैं, जरा मसाइल पर तवज्जो दिलें तो बेहतर हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ज़ाहिर है जब फवाद चौधरी ने बात की कि जल्दी पीपल्स पार्टी की सियासत का खात्मा होने वाला है, तो ज़ाहिर मुर्तज़ा वहाब का रद्दअमल भी इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि सिंध को अपनी जागीर ना समझें फवाद चौधरी। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी फवाद चौधरी किसी दूसरी जमात के तर्जुमान होंगे, जो गैर सियासी लोग हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिनसे राब्ते में हैं। ये हुई उसी माइंड सेट का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नज़र आता है उनकी ज़ुबान में और उनके एटीट्यूड में। क्या वाकई यही एटीट्यूड है सीमा अनवार साहिबा? और नंबर गेम की अगर हम बात करें, नंबर गेम तो ऐसा नहीं है जो आपके फेवर में जाता हो। ज़ाहिर है आपके पास तो इतने नंबर्स ही नहीं है कि आप लोग यहाँ पर हुकूमत बना लें सिंध में। जी बिल्कुल, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसकी वजह यह है कि नेक्स्ट आपको पता है कि शिकंजा जो है वो अब जरदारी की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। तो फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो, ये यकीनन अब इस गेम में मुराद अली शाह, इनके तमाम लीडर फंसने वाले हैं। तो जाहिर बात है कि जब ज़िमनी इलेक्शन होगा इन तमाम सीटों पर, अगर ये नायल हो जाते हैं जो कि इंशाल्लाह होंगे, तो ज़िमनी अभी ये मामला दूर है। उससे पहले कराची के मसाइल हैं, सिंध के मसाइल हैं। वफाक ने तो शुरू में ही कहा था जब इमरान खान साहब आए थे बतौर प्राइम मिनिस्टर पहली दफा कराची, तो उन्होंने कहा था वफाक पूरी जिम्मेदारी अदा करेगा, वफाक सिंध के साथ खड़ा होकर काम करेगा। कैसे खड़े होकर काम करेंगे आप लोग? देखें सुमैया, 18वीं तरमीम के बाद वहाँ पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सिंध को डिलीवर करती, जो कि नहीं किया गया। उसमें वफाक यकीनन अब 4 माह तो हुए हमें आए हुए। अब हम यही देख रहे हैं कि जब बल्दियाती इदारे भी डिलीवर नहीं कर रहे थे, जब पीपल्स पार्टी भी डिलीवर नहीं कर रही थी, तो सिंध हमारी हुकूमत हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है, जबकि जरदारी साहब सिंध कार्ड खेलने के चक्कर में हैं। तो अच्छा। हम इस चीज़ को वॉश करने के लिए तो ये काम कर रहे हैं कि वहाँ पर आकर इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे ऑलरेडी हमारे आपके मेंबरान जो हैं बहुत सारे सिंध के, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और वो चाहते हैं कि वो पीटीआई को ज्वाइन करें। तो हम चाहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जब हो तो वो इंशाअल्लाह ताला पीटीआई ही जीते और फिर वहाँ सिंध को डिलीवर किया जाए और फिर आप देखेंगे ये सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। चलें ठीक है। राना अरशद साहब, यहाँ पर तो ये भी बातें हो रही हैं, ज़ाहिर है खुर्शीद शाह साहब की बात आपने भी सुनी होगी, 2 माह में बाहर होंगे नवाज शरीफ साहब, मुलाकात भी होगी उनकी जरदारी साहब से। कितने चांसेस हैं? पैगाम भी पहुँचाया गया है जेल में नवाज शरीफ साहब को? समिया, इशू ये है, ये गवर्नमेंट कितनी खुशकिस्मत है कि आज तक हमारी लीडरशिप मियां नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने, हमने ये नहीं कहा कि हमने हुकूमत को गिराना है। हम चाहते हैं कि ये काम करें, ये डिलीवर करें। जो इन्होंने कंटेनर पर आवाम से वादे किए थे, जो खासा फरमाते रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा भेजना, बैंकों के जरिए ना पैसा भेजना, फिर वो कहते थे कि हम किसी मुल्क से कर्जा नहीं लेंगे वरना खुदकशी कर लेंगे। हम मुलाकात का तो बता दीजिए, मुलाकात के कितने चांसेस हैं? सवाल का जवाब तो दे दें। मैं समझता हूं कि क्योंकि जी मैं अर्ज करता हूं, देखें, एक तो जो सवाल फवाद चौधरी साहब फसादी साहब ने किया कि पूरी पार्टी या नूर खत्म हो गए, तो इंशाल्लाह नून लीग भी हमेशा रहेगी, तो पार्टी भी, लेकिन ये तर्जुमान किसी और पार्टी का हो जाएगा। इंशाल्लाह नवाब अली वसाहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। एक सेकंड राना अरशद साहब, उनका भी तो मौक़िफ़ ले लूँ ना। नवाब अली वसाहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जब एक तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी है? देखें, पहले तो इनको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये पीटीआई नहीं है जो तितर बितर हो जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ही ये है कि जहाँ लोग होते हैं वहाँ डट के खड़े होते हैं। ये कुछ भी कर लें, क्या भी कर लें, ये फटे हुए ढोल की तरह है। ये क्या हमें सिंध में मार का कर लेंगे या सिंध में आएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। असली ये है कि इन लोगों ने कुछ सिंध में किया नहीं है और बातें इतनी कर रहे हैं कि जैसे हमने पाकिस्तान को स्वीप कर लिया। एक तो आपको पता है कि जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और जिस तरीके से ये कह भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रात दिन का फर्क है। हमारी सिंध की जो सिचुएशन है, 99 वोट है एमपीएस का, इनके पास है 28 या 29। बात देखें किस तरीके वो खुद उनके वोट और हमारे वोट जो 156 अपोजिशन और इनके उधर बराबर के है। इनको डर नहीं है, इधर हमें डरा रहे हैं कि ये हम उनकी सारी चीजें मान लें, हम गलत उल्टा सुल्टा काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी डरने वाली नहीं है, न हम डरने वाले हैं। ये कुछ भी कर लें, क्या भी कर लें,
इनका ये है कि इनसे हम पूछते हैं कि आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, तो ये कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, किसी को चोर कहते हैं, किसी को डाकू कहते हैं। चलें हथकंडे हुकूमत के आप कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब अली वसान साहब आपके वक्त का। और अब हमें अपनी अगली स्टोरी की जानिब आना है। ज़ाहिर है एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी, 11 नवंबर को ये तमाम तर वाक़या पेश आया था। 2 बच्चों की हलाकत का मामला है जिन्होंने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और उसके बाद उनकी जो है वो ज़िंदगी नहीं रही। और अब ये मामला कुछ इस तरह से उसमें एक नया मोड़ आया है और मालिकान को माफ़ कर दिया जनाब वालिदैन ने, और उन्होंने कहा है कि एक राज़ीनामा जो कि हम दोनों के दरमियान हो चुका है और इस राज़ीनामे की नकूल जो है वो भी अदालत में जमा करवा दी जाएंगी। इस मामले की वजह से आप बात करते हैं, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मरियम हसन है। मरियम, ये क्या मामला हुआ? कोई दियत का मामला है या फिर वैसे ही राज़ीनामा हुआ है दोनों के दरमियान? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आज सिंध हाई कोर्ट में जहर खुरानी इससे 2 बच्चे जो हिलाक हुए थे उस हवाले से जो है अहम समाअत हुई और उस केस में जो है अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें हमने देखा कि वालिदैन ने जो है मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ ही इख्तियार किया कि हम तमाम मुल्ज़िमान को जो है अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो है उन्हें माफ़ करते हैं। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि हम मज़ीद किसी किस्म की भी जो है ये कार्रवाई नहीं चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया कि आपने इस मामले की जो है तहरीरी बयान जो है वो जमा करवाया है। तो ताहम अभी तक जो है वालिदैन की जानिब से किसी किस्म का तहरीरी बयान जो है वो अदालत में जमा नहीं करवाया गया है। लेकिन ये कोई दियत का मामला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये देयत का मामला नहीं है। वालिदैन ने मुल्ज़िमान को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो है माफ़ किया है और अदालत ने मुकदमे की तहरीरी जो उनका बयान है उसको ट्रायल कोर्ट ने पेश करने का हुक्म दिया है। अब देखना यह है कि ट्रायल कोर्ट में जब ये उनका बयान पेश हो जाएगा और उसके बाद जो है जो मुल्ज़िमान हैं उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर जब समाअत होगी तो उसके बाद मज़ीद जो है इस केस के अंदर जो है पेशरफ्त वाक़ई हो सकेगी। ठीक है, एक और मामला भी है मरियम, ज़ाहिर उस बारे से भी हम आपसे पूछेंगे। ये जो स्कूलों में मामला है हमने देखा ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि हट धर्मी भी दिखा रहे हैं, टीचर्स को भी तंग किया जा रहा है, बच्चों के वालिदैन को और बच्चों को भी तंग किया जा रहा है। आज ज़ाहिर ये तमाम तर समाअत हुई है जो 5% इजाफे के बाद तौहीन अदालत केस की और उसमें अदालत ने इस्तफसार किया कि जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने थे क्या वो करा दिए गए हैं। वकील निजी स्कूल ने कहा जी हम पैसे जमा करा रहे हैं, वो पैसे अभी तक जमा नहीं कराए गए। इनसाइड स्टोरी ये भी है, ज़रा आप भी इस बात को इसकी तायद कीजिएगा कि वालिदैन का ये कहना है कि वहाँ पर स्कूल मालिकान उनसे ये कहते हैं कि जाके सुप्रीम कोर्ट से पैसे ले लीजिए, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट में ही आज 3 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में जो है इस केस की जो है समाअत हुई है, जिसमें 129 वालिदैन की दरख्वास्त पर समाअत हुई है जो स्कूल इजाफी फ़ीस ले रहे थे और उनके स्कूलों के खिलाफ जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जो है समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने जो है वकील से इस्तफसार किया कि जितने भी स्कूल्स हैं जिन्होंने 20% से ज़ायद इजाफा किया है फ़ीसों में उनके हवाले से जो है तफसीलात दी जाएँ और जिन स्कूल्स ने अब तक जो है फ़ीसें वापस नहीं की हैं या अब तक जो है वो ली जा रही हैं उस हवाले से जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जो है तमाम तर तफसीलात जो हैं वो उन्होंने तलब की हैं और इस केस की समाअत जो है 28 जनवरी तक जो है मुलतवी कर दी गई है। 28 जनवरी को जो है इस केस में मजीद जो है जवाबात जमा करवाए जाएंगे। ये मामला क्या है मरियम? ये जो वालिदैन की शिकायत है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनको भी तंग किया जाता है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी जा रही थी वो भी नहीं दी जा रही, पैसों का जो मामला था कि जो आपने इजाफी फ़ीस वसूल की वापस की जाए वो भी नहीं की जा रही है। जी हाँ, देखिए आज एहतजाज भी हुआ था। जी हाँ, देखिए बिल्कुल हम ये देखते हैं कि निजी स्कूल जो है अब एक पूरा माफिया बन चुका है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जो है वो खड़ा हो चुका है, जिसके हवाले से जो है तौहीन अदालत उन पर जो है वो दायर कर दी गई है। इसी हवाले से हमने ये भी देखा आज के मुख्तलिफ कराची के इलाकों में जो है वालिदैन सरापा एहतजाज हमें नज़र आए और उनका यही कहना था कि अभी तक हमसे जो इजाफी फ़ीस जो है वसूल की जा रही है और अगर हम उस फीस को देने से इनकार करते हैं तो हमारे बच्चों को जो सहूलियात दी जा रही थी उनसे जो है उन्हें रोक दिया गया है। बिल्कुल सही। सीमा अनवार साहिबा, आपका क्या इस पर मौक़िफ़? ज़ाहिर ये मामला सिर्फ सिंध की हद तक नहीं है, ये पूरे मुल्क के स्कूलों के लिए है। अगर सरकारी स्कूलों की हर तरह ज़ाहिर इतनी अच्छी होती तो ये प्राइवेट स्कूल्स के जो मालिकान थे ये एक माफिया ना बनाते। बहुत ही आपने अहम इशू की तरफ इशारा किया है सुमैया। 20% कोई भी स्कूल जो है वो शायद तैयार नहीं है, ना पंजाब में ना किसी और जगह पर। यहाँ पर आप मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाऊँगी कि KPK में आपको याद होगा कि 90,000 बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल सेक्टर से निकलकर गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिल हुआ था, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पर यही चीज़ थी कि एक तो सिलेबस हमने वहाँ इक्वल कर दिया था जो कि अब
जो है वो इंशाल्लाह ताला पंजाब में आप देखेंगे कि 2020 तक ये हमने प्लान तैयार कर लिया है। 2020 तक इंशाल्लाह किसी भी मंथ में जो है वो ये जुलाई जून तक आप सुनेंगी कि तमाम सिलेबस को एक किया जा रहा है। उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर की इतनी महंगी फीसें जो अदा कर रहे हैं, वो जब गवर्नमेंट स्कूल में भी वही सिलेबस होगा तो डेफिनेटली वो बच्चे को प्रेफर करेंगे। एक और चीज़ यहाँ करने जा रहे हैं कि हम असातिज़ा को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जो कि असातिज़ा को जो गवर्नमेंट स्कूलों में है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फर्निश्ड नहीं होते। तो पंजाब और KPK में तो बहुत अच्छा मामला है। राना अरशद साहब, आखिरी कुछ लम्हे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सिंध में हमने देखा कि बुरा ही हाल रहा है हमेशा सरकारी स्कूलों का, पंजाब और KPK का मामला उससे बेहतर है? नहीं समिया, मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरऑल जो मरकजी फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब हैं, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि हम इक्वल सिलेबस करेंगे, ये नहीं कर सकते। पिकन हाउस से लेकर ये तो उनके हिस्सेदार हैं और हुकूमत का पार्ट गेम है, लिहाजा अगर तो ये अब मरकजी गवर्नमेंट का फर्ज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। चारों सूबों के चीफ राना साहब हर चीज का जवाब क्यों नहीं करते? ये तो एक जनरल सवाल मैं समझता हूँ खामी है, कुताही है और वालिदैन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इस पर अमल दरामद करना चाहिए। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वही मैं कहने लगी थी कि अपने दौर में क्या किया है। आज जो अनाड़ी टीम है, इससे तो छोटे-छोटे बच्चे मुतासर हो रहे हैं। आप सारा सुप्रीम कोर्ट के बैठ के काम करना होगा। चलें, आप सबका बहुत बहुत, और इसी नोट के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी कि प्लीज सियासत से बाहर आकर भी आवाम के मसाइल के लिए कुछ सोच लें। जरूरी नहीं होता कि एक दूसरे पर तनकीद ही की जाए, आवाम के मसाइल वहीं के वहीं, मुस्तकबिल के मेहमान, इनका कुछ सोचें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। कि बहुत सारी चीज़ें जो मिस इंटरप्रेट हो सकती हैं वो बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए जी। आज 17 सवालात जो फार्मूलेट किए गए थे इससे पहली हियरिंग पर, वो उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, बल्कि सबसे पहला सवाल और सारे बेंच का यूनानिमस सवाल एक ही था कि ये डिस्क्रेशन जो इस्तेमाल हुई, चाहे ये गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हुई, लेकिन चूँकि हो चुकी है और बेल ग्रांट की जा चुकी है और मुल्ज़म इस वक्त जेल में है, तो आप क्या और आपका क्या मौक़िफ़ है कि आप, नैब को पूछा गया कि आप इस सारी सूरत हाल में, जबकि ज़ोर जो था इस बात पर था कि मुल्ज़म जेल में है, आप क्या इसमें मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं? चूँकि कंसिडरेशन जो है फॉर ग्रांट ऑफ बेल आर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ फॉर रिकॉलिंग द ऑर्डर ऑफ बेल। तो अब ये कि इसको आप रिकॉल करवाना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको साबित करना होगा कि मिसयूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल कहीं हुई है या अभी वो यदि आपको उसकी ज़रूरत है उनकी। तो उस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि नैब की तरफ से कोई आर्गूमेंट प्रॉपर नहीं किए गए। यानी ये बहुत दिलचस्प बात है कि नैब के ये जो थे काउंसल जो थे, उनके बारे में मैंने उनके असिस्टेंट साथी जो थे उनसे पूछा, मैंने कहा कि इतनी कोई एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही नैब की तरफ से। तो उन्होंने कहा जी कि ये चूँकि इनकी हार्ट का बाईपास हुआ है तो इसलिए तबीयत को ठीक नहीं है। तो अगर नैब इस मामले में सीरियस थी तो कम अज़ कम उन्हें अपनी तरफ से काउंसल तो वहाँ खड़ा करना चाहिए था। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने जितना जोर दिया, उन्होंने इस बात पे दिया कि ये जो मेरिट है इसको आप एक तरफ छोड़ दें। ख़ास तौर पे जो उन्होंने जिस बुनियाद पर बेल ग्रांट की है, जो उन्होंने सज़ा सस्पेंड की है, इसको ज़्यादा उन्होंने कहा हम इस एक चीज़ का जायज़ा खुद लेकर उन ऑब्जर्वेशंस का हम खुद बंदोबस्त करेंगे। वी विल टेक केयर फॉर ऑल दैट। सही। अब बात यह है कि उन्होंने सिर्फ कंसेशन ऑफ बेल को मिसयूज़ होने की बुनियाद पर और डिस्क्रेशन इस्तेमाल होने की बुनियाद पर और मुल्ज़म के जेल में होने की बुनियाद पर बेल ग्रांट की है। इसलिए इसे एक तो ये ना समझा जाए कि इसके असरात दूसरे केस पर मुरतब हो सकते हैं, और ना ही ये समझा जाए कि कोई ऐसी गैर मामूली बात थी। चूँकि गैर मामूली इस लिहाज से नहीं थी कि तैयारी
नैब की तरफ से भी ऐसी नहीं नजर आई कि नैब बाकायदा पूरी तैयारी के साथ इस बात पर बहुत क्लियर आपने किया है, बहुत क्लियर कि असल चीज वो क्या थी। लेकिन एक और सवाल है जो मैं चाहूंगा आपसे वो किया जाए, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि शायद एवनफील्ड के केस के अंदर आज़ादी हो गई है। मियां नवाज शरीफ की तासुर फौरी तौर पर इस तरह आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन नवीद चौधरी साहब से मैं चाहूँगा कि सियासी एक बात ज़रूर की जाए। नवीद चौधरी साहब, एक जानिब तो नैब की वो फुर्तियाँ जो गिरफ्तारियों की सूरत में हैं या जो केसेस बनाने की सूरत में हैं या दीगर इदारों की है, दूसरा ये है कि आज के मामलात के बाद आपको लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कहीं ना कहीं वो कहते हैं सांस लेने की आज़ादी थोड़ी सी हो गई, कोई बेहतरी हुई हो, आज के बाद आपको लग रहा है कदरे रिलीफ है? देखें, अभी आरिफ चौधरी साहब ने जो बातें की हैं उससे आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि क्या सूरत हाल चल रही है। फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नैब एक तौहीन कर रहा है उनकी जी, तो वो उस बात की अंदिया था कि जो बातें हम अपोजिशन वाले बड़े दिनों से कह रहे थे कि नैब का रवैया सही नहीं है, वो एक तरह उस हिसाब से, और उन्होंने हमारी बात को तौक़ीयत दी ये लफ्ज़ कह के। नेचुरली उसका इम्पेक्ट ये आया कि नैब अंडर प्रेशर आया है उस पर, और नैब के अंडर प्रेशर आने की आपको वजह नज़र आ गई जब दूसरे दिन डीजी साहब ने और उन्होंने जब ये कहा, चेयरमैन नैब ने जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि तौकीर हो रही है, तौहीन नहीं हो रही, और क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन आनी शुरू कर, वो डिफेंसिव हो गए। आपने देखा होगा कि जब परवेज़ इलाही साहब का केस आया तो उसमें भी इस एविडेंस ना होने की बुनियाद पर उसको खारिज कर दिया गया। बात यह है कि जितने भी रेफरेंसेस बनते हैं वो रेफरेंसेस में एविडेंसेस प्रॉपर होती नहीं है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए और पॉलिटिकल फ़ायदे उठाने के लिए केसेस बनते हैं और बाद में वो सारे बैकआउट कर जाते हैं। आपको याद होगा 11 साल असद जरदारी साहब का केस चला, उसमें भी यही हुआ और बाद में सारे एविडेंस ना होने की वजह पर कर दिए गए। मैं समझता हूँ कि नैब के अंदर भी ज़रूरत है कि उनको अक्रॉस दी बोर्ड देखने के लिए प्रॉपर चीज़ें पे तवज्जो देनी चाहिए। ये पिक एंड चूज़ वाली जब चीज़ें आएंगी तो उससे असरात आएंगे और उसके इफ़ेक्ट जाके कोर्ट ऑफ लॉ में जब आप जाते हैं तो आपके वो फेस नहीं कर पाते और इसलिए वो कमज़ोर फैसले नुकसान पहुंचा देते हैं। यही हालात अगले केसेस में मुझे नज़र आ रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो बेल की मूव की हुई है उसको रिलीफ मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ग्राउंड्स जिस ग्राउंड्स पे उन्होंने पहले बेल ली थी और वही चीफ जस्टिस साहब वहाँ बेंच अगर बनाएंगे तो नेचुरली वो उसी को बेहतर समझेंगे और उसी हिसाब से चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि नैब के जो रवैये इस पर चल रहे हैं वो क्योंकि वो अंडर प्रेशर हैं और गवर्नमेंट ने उनको मलाइन करने की कोशिश की है अपने पोजीशन के लिए, और गवर्नमेंट ने क्योंकि जब अब अमेंडमेंट की बातें भी कर रही है गवर्नमेंट इसलिए कि उनको नज़र आ रहा है कि वो अपने केसेस आने वाले हैं उनके, तो मैं समझता हूँ कि नैब जो है ना वो इस वक्त वो अदारा नहीं रहा जो एक न्यूट्रल अदारा था, उसकी न्यूट्रलिटी ख़त्म हो चुकी है सही, एंड दे आर प्लेइंग अंडर डिप्रेशन। बिल्कुल, ये तो बहरहाल बहुत ज़्यादा इस वक्त एतराज़ उठाया जा रहा है नैब के हवाले से अपोजिशन जमातों के। लेकिन आज के केस के हवाले से मैं सादा अल्फाज में मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये जो आप बात करेंगे आरिफ चौधरी साहब, ये इस वक्त भी जो नाज़रीन सुन रहे हैं उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे सादा अल्फाज में कि क्या एवनफील्ड केस में मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब इनको क्या बिल्कुल छूट मिल गई है, ख़त्म हो गया इनके ऊपर ये केस, या कुछ और है कानूनी तौर पर? लेकिन सादा अल्फाज में आरिफ साहब, केस का आज जो केस का फैसला हुआ है उसका ज़रा बराबर ताल्लुक़ नहीं है अपील के। उसकी वजह यह है कि बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की कि आम तौर पर भी ये होता है कि जो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर होता है, अबूरी हुक्म होता है, उसमें दी गई वजूहात और उसमें इख्तियार की गई ऑब्जर्वेशन जो है उसका केस के मेरिट पर, अपील के केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और असरअंदाज नहीं वो हो सकता। एक बात, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो पैरे है वो हम उसका देखेंगे जो भी इसमें, यानी उन्होंने क्योंकि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कराई नैब के वकील ने कि जनाब इसमें तो यहाँ तक ये है कि केस के मेरिट तक का हाई कोर्ट ने जिक्र कर दिया कि ये केस जो है इसमें तो चांसेस है कि ये केस सज़ा का केस ही ना बने, शायद सज़ा ही ना हो सके, तो इसके बाद क्या रह जाता है? इसका भी उन्होंने, बेंच ने ये जवाब दिया कि इसका बंदोबस्त हम कर देंगे। लिहाजा एक बात बड़ी क्लियर और बड़े साफ अल्फाज में, सादा अल्फाज में सब दोस्तों तक, नाजरीन तक पहुंचनी चाहिए कि अपील जो है उसका फैसला बिल्कुल मेरिट पर होगा।
आज के केस का जरा बराबर ताल्लुक उस अपील के मेरिट के साथ नहीं, बल्कि वो अपील जो है उन सारी बुनियादों पर जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है, उसकी रोशनी में वो अपील मेरिट पर डिसाइड होगी। और उसी तरह दूसरी अपील जो आएगी वो भी अपने मेरिट पर डिसाइड होगी, और उसमें जो भी इस्तदलाल इस्तेमाल किया गया है वो इस्तदलाल आज यानी काम नहीं आया नवाज शरीफ साहब के। सिर्फ एक बात उनके काम आई है जो कोर्ट का ये था कि उन्होंने इस बारे में फैसला किया कि जनाब चूंकि बेल ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, प्लस चूंकि उनकी जो बेटी हैं वो खातून है, इसलिए इसका भी उन्होंने ख्याल रखा कि चूंकि दोनों बातें, एक तो ग्रांट की हुई बेल जो है उसको कैंसिल करना गैर मामूली हालात में होता है, और ख़ास तौर पे मिस यूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल। और इस केस में चूंकि मिस यूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल उन्होंने कहा कोई नहीं है और मुलजम आपके पास मौजूद है, तो इस वजह से ये किसी तौर पर भी गलतफहमी या किसी को नहीं होनी चाहिए कि इससे वो अपने केस से बरी हो गए या बेल का नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त जो है वो पेश भी होते रहे हैं, ड्यूरिंग बेल जो है वो आते रहे हैं, केसेस में पेश भी होते रहे, और जिस दिन फिर वो सजा हुई वो भी सब उसी वक्त वहाँ पर मौजूद थे। यह अहम मामला। अच्छा, एक और खबर अपने नाज़रीन को देते चलें और उसके बाद फिर मैं नवीद चौधरी से मज़ीद बात करता हूँ। इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से कि इंटरनेशनल मौतरी की तलवार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर लटकने लगी है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने PHF को वार्निंग जारी कर दी है। एजाज वसीम बाखरी इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, ये क्या मामला है? पाकिस्तान हॉकी के तो पहले ही हालात नागुफ्ता हैं, फिर ये क्या हुआ है? जी मुदस्सिर, पाकिस्तान हॉकी टीम ने प्रो हॉकी लीग के 5 मैचेस खेलने हैं और पहला मैच 2 फरवरी को अर्जेंटाइन के साथ है, और पाकिस्तान ने उसके बाद हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2-2 मैचेस खेलने हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए अखराजात नहीं है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा कायम मकाम सेक्रेटरी इखलाक उस्मानी ने इस बात की तस्दीक की है कि इंटरनेशनल हॉकी की तरफ से खत मौसूल हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने प्रो हॉकी लीग मिस कर दी तो पाकिस्तान के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो ओलंपिक के लिए बरह रास्त क्वालिफाई नहीं कर सका, और फिर पाकिस्तान ने जिन टीमों के साथ मैचेस खेलने हैं, अगर पाकिस्तान एयर टिकट के अखराजात ना होने की वजह से उन मुल्कों का दौरा नहीं करेगा तो आगे वो टीमें भी वॉक ओवर लेकर आगे जाएंगी, उनको भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है कि वो प्रो हॉकी लाजमी खेलें, अगर नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर 2 साल की पाबंदी लग सकती है। और PHF के हालात ये है कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक PHF के लिए फंड जारी नहीं किए हैं, और PHF ने अभी तक अपनी कांग्रेस का इजलास भी तलब नहीं किया है, जो कि साबिक ओलंपियंस बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि कांग्रेस का इजलास बुलाया जाए ताकि उसमें पाकिस्तान हॉकी के मसाइल डिस्कस करके उसके बाद वफाक को बताया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे एजाज वसीम बाखरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से कि अब उसके लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वार्निंग भी जारी कर दी है। नवीद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला चल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की बात हुई तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे और उसके बाद उनकी मुलाकात हो जाएगी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करीब आ रहे हैं, इसका मतलब? देखें, असेंबली के अंदर तो हम वैसे ही करीब हैं क्योंकि अपोजिशन सारी इकट्ठी है असेंबली के अंदर, तो इसलिए इसको ये कहना है कि करीब आ रहे हैं। करीब तो हमने मुश्तरका सोच से लेके पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहे हैं। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन को उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए रिफ्यूज़ किया गया था और हमें ऑफ़र दी गई थी, तो हमने उस वक्त कहा था कि असूली कोई हम समझौता नहीं करेंगे, और यही लिया कि आज वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ऑलरेडी हम उनके साथ असेंबली के अंदर हैं। जहाँ तक बाहर का ताल्लुक है कि असेंबली के बाहर जद्दोजहद के लिए दूसरे, वो अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था, ना कोई ऐसी सोची जा रही है, क्योंकि वहाँ हम अपना रोल इंडिपेंडेंटली जैसे है वो वही अदा करेंगे जो अपना रोल हमारा बनता है उसके अंदर। सही। अच्छा, ये लेकिन जो सब इंडिपेंडेंटली तो आपका रोल है, लेकिन उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मुतहर्रिक थे, तो उन मुलाकात आसिफ जरदारी साहब का मिलना, उन मुहर्रकात के पीछे क्या चीज़? देखिए, नेचुरली ये एक उस पर डेडलॉक चल रहा था और डेडलॉक के अंदर डिस्कशन चल रही थी, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसके लिए अख्तर मेंगल साहब मिले, हसन बजिंजो साहब मिले और बाकी लीडरशिप मिली। तो इसके लिए वो कह रहे थे कि भाई आप मिल के आपस में बैठ के तय कर लें। फजलुर रहमान साहब भी कह रहे थे, क्योंकि
आपको याद होगा कि फजल रहमान साहब ने जब असम्बली का इजलास होने वाला था स्टार्ट पे, तो उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया था कि हम कोई हल्फ उठाने नहीं जाएंगे, और हमारी कहने के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने भी और सारी पार्टियों ने वो हल्फ उठाया। तो नेचुरली उनका उस हिसाब से हमारे साथ रब्ता है कि भाई आपने कहा था, लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट को संजीदा नहीं ले रही, इमरान खान साहब जब से असम्बली बनी 5-6 माह से वो तो तशरीफ़ ही नहीं लाए, हालांकि वो कहते थे कि जी मैं हर 15 दिन बाद आके क्वेश्चन आंसर में बैठा करूँगा। और जो रवैये नज़र आ रहे हैं हुकूमत के वो आपके सामने हैं, जिस तरीके से उनके लीडरान मुख्तलिफ़ किस्म के वज़रा जो हैं वो जैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और नहीं चाहते कि असम्बली चल सके और असम्बली के अंदर आए, तो फिर उसके लिए कोई एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत तो है। अच्छा नवीद साहब, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बलूचिस्तान की आपने बात की, तो बलूचिस्तान से सेनेट की सीट पर रिजल्ट जो है वो सामने आ गया है। मंजूर काकड़ सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली नशिस्त पर BAP के मंजूर काकड़ कामयाब करार पाए हैं। सेनेट नशिस्त पर इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद के मंजूर काकड़ ने 38 वोट लेकर आज वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के गुलाम नबी मरी ने 23 वोट हासिल किए थे, जबकि पख्तूनख्वा मैप के मोहम्मद हनीफ ने 1 वोट हासिल किया। गिनती के दौरान 1 वोट मुस्तरद भी किया गया और 38 वोट लेकर सेनेट की जो नशिस्त है वो भी BAP के मंजूर काकड़ के हिस्से में आई और वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं बलूचिस्तान से। और इस वक्त हमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सलीम ज़िया साहब ने भी ज्वाइन किया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी कि सिंध और वफाक के दरमियान क्या चल रहा है। महंगाई के इस जमाने में डॉलर्स लाया एक रिलायबल ऑफर। डॉलर्स के हर फ्रिज पर मिले आपको 20% का यकीनी डिस्काउंट और साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर होकर डॉलर्स स्मॉल अप्लायंसेस जीतने के बेशुमार मौके। डॉलर्स रेफ्रिजरेटर्स पर 20% ऑफ है एक रिलायबल ऑफर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।